हिंदू परिवारों के साथ, इवन क्रिश्चियन परिवारों के साथ बड़े लेवल पर कन्वर्जन का ये खेल चल रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि इससे उन्हें जन्नत मिल जाएगी। ये सवाब का काम है। घरों को तोड़ देना, खौफ कायम कर देना उन घरों में, इनको लगता है कि इससे जन्नत मिल जाएगी। अब आप कहेंगे मैडम पाकिस्तान में इतनी ज्यादती हो रही है हिंदू महिलाओं पर, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई तो कानून होगा ना। बिल्कुल है पाकिस्तान में कानून, और ये कानून बना है दिसंबर 2025 में, अब से 1.5 साल पहले। पाकिस्तान की संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2025 पारित किया गया। इस कानून में व्यवस्था है कि अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जाए, उनकी शिकायतों की जांच की जाए। 2020 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया भी गया, जो एडहॉक बेसिस पर काम भी कर रहा था। वो भी तब जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को फटकार लगाई। लेकिन क्या ढाक के 3 पात सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। आयोग बन गया लेकिन कोई काम का नहीं। हकीकत मैं आपको बताती हूं, इस आयोग को वहां के लोग ट्रूथलेस कहते हैं, दंतहीन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं ये सिमरन वाला केस संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंचा, उसके बावजूद कुछ नहीं किया यहां की सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े हैं आपके सामने। पाकिस्तान में जबरदस्ती धर्मांतरण मामले में 75% केस हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, 25% ईसाई। 14 से 18 साल की लड़कियों को खास तौर पर शिकार बनाया जाता है। ये चिंता की बात है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल सिर्फ बाहर से नहीं उठ रहे, पाकिस्तान की संसद के अंदर भी गूंज रहे हैं। जून 2024 में पाकिस्तान के तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में माना कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कहा कि इस्लाम के नाम पर हर दिन अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, वो सुरक्षित नहीं है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लाम के अंदर जो ये छोटे छोटे अलग अलग फिरके हैं, उन्हें भी हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए सरकार। ऐसी घटनाओं से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है, लेकिन कोई फर्क पड़ता है? इनको तो जन्नत की पड़ी। आज आपको यह भी याद करना चाहिए कि पाकिस्तान को चलाने वाली वहां की सेना के जनरल आसिम मुनीर हिंदुओं के बारे में राय क्या रखते हैं। वो ये कहते हैं हम एक नहीं 2 राष्ट्र हैं। हमारे पूर्वज का ये मानना था कि हम हर मामले में हिंदुओं से अलहदा हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच, मकसद सब अलग है, और इसीलिए तो ये इस तरीके के अत्याचार करते हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को ये लगता है कि ये एक नहीं है, इनके पूर्वज कोई और ही थे, सुरखाब के पड़ लगा कर आए थे। जरा सोचिए, खुद को पाकिस्तान की सबसे ताकतवर हस्ती ये अपने आप को मानता है, और हिंदुओं के खिलाफ सोच क्या है। तो कट्टरपंथी तो यही देखेंगे ना कि उनका सरगना कैसा है। हमारे साथ निखिल चंदवानी भी जुड़ चुके हैं, जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और न सिर्फ वहां पर जो हिंदू बसे हैं उनके संपर्क में, बल्कि उनसे जो वहां से जो हिंदू यहां आ गए हैं उनके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। एक बड़ा और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो यही कि पाकिस्तान में इस वक्त हिंदुओं को समस्या क्या आ रही है? इंटीरियर सिंध में एवरी डे 3 से 5 हिंदू लड़कियां किडनैप होती हैं। 1947 से आज तक डेली 3 से 5 हिंदू लड़कियां 11 से 13 साल की उम्र में किडनैप हो जाती है। किडनैप होने के बाद वो एक मौलाना उनको अपने मदरसा में लेके जाता है। मदरसा में वो लड़की के साथ हलाला होता है। हलाला होने के बाद उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और दिखाया जाता है कि वो 19 साल की। एक बार उसको 19 दिखा दे, उसके बाद इसकी शादी करा दी जाती है। पहले कलमा पढ़वाया जाता है, 3 दिन तक इसको लड़की को भूखा रखा जाएगा। भूखा रखने के बाद इसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। ऐसी ऐसी चीजें की जाती है जो बस वीडियोस में भी अवेलेबल है। वहाँ जो हिंदू परिवार है ये इस हालात में यही तो दुआ करते होंगे कि बस सब हो जाए, किसी भी कीमत पर हमारे घर में बच्ची ना हो। एग्जैक्टली मैम, इसी चीज के कारण बेटियों की ये एजुकेशन बंद कर देते हैं 9-10 साल की उम्र में। काफी सारे लोगों को वहां से हम लोगों ने निकाल के यहाँ पे लाया है। तो जब हम बताते हैं इनको कि 10वीं के बाद भी पढ़ाई होती है बच्ची की, तो बोलते हैं नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हम शादी करा देंगे।
अब मैं जब उनके पास गया, उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बात किया, तब पता चला कि उनके अंदर ये डर रहता है कि बच्ची अगर शादीशुदा ना हो 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, 12वीं के बाद, तो वो किडनैप हो जाएगी, उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा, पूरी फैमिली टूट जाएगी। निखिल, ये जो बातें आप बता रहे हैं ये सच में मतलब समझ नहीं आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इतने डरे हुए होते हैं वहाँ से आए हिंदू, यहाँ पाकिस्तान से आए, कि वो ये कहने लग जाते हैं कि हम तो 10वीं तक ही पढ़ाएंगे फिर शादी कर लेंगे। वो जानते ही नहीं है कि 11वीं 12वीं भी पढ़ा सकते हैं। मतलब ये हैरान करने वाली चीज़ है जो आज मैं सुन रही हूँ। और अगर वहाँ से हिंदू परिवार यहाँ आना चाहें तो आप उनकी मदद नहीं करते हैं। चैलेंज क्या आता है सबसे बड़ा, अगर वो आना चाहें, वो बचना चाहें तो? पैसा दे रहे हैं इनको डॉक्यूमेंट बनाने का, और हम लोग तो बस यहाँ से एक उनको स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है। कोई भी हिंदू अगर इंडिया आना चाहता है, उनके परिवार में एक लेटर लगता है, और वो एक गजेटेड ऑफिसर का स्टैम्प होना जरूरी है। उसके बाद ही उनका वीजा 6 से 8 महीने के करो बैकग्राउंड चेक, जो कि बहुत जरूरी भी है, वो होने के बाद इनका अप्रूव होता है। बट वो 6 से 8 महीने का जो टाइम रहता है, तब पाकिस्तान में खबर फैली जाती है, कहीं कहीं से उड़ जाता है, पड़ोसी बता देते हैं कि ये लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, ये लोग इंडिया जाने वाले हैं। तभी जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड है वहाँ पे, वो इनकी जमीन को हड़प लेते हैं, इनके घर को ले लेते हैं, इनको धमकियां देने लगते हैं। उसके बाद इन पे फेक FIR करा देते हैं ताकि इनका वीजा अप्रूव ना हो। जब FIR हो गया है तो कैन नॉट लीव पाकिस्तान, पासपोर्ट को अलग करना पड़ेगा। मतलब किसी तरह का कोई बेहतरी का रास्ता नहीं। अगर आप कहीं और जाना चाहें तो वो आप पर केस कर लेंगे, आपके घर बार को लूट लेंगे, आप पर और दबाव बनाएंगे। और यही तो वजह है कि जो हिंदुओं की आबादी वहाँ डबल डिजिट में हुआ करती थी 47 के बाद, वो आज लगभग 1.5% हो गई है। तो जिनको ये कहना है कि देखिए क्या हाल है अक़लियत का, यानी माइनॉरिटीज़ का, तो वो पाकिस्तान का चेहरा ज़रूर देखें। और इतिहास कहता भी है कि सभ्यताओं की पहचान उनकी इमारतों से नहीं, इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमज़ोर नागरिक के साथ व्यवहार कैसा करती है। पाकिस्तान में जब भी किसी हिंदू परिवार की बेटी के अपहरण, जबरन धर्मांतरण या किसी हिंदू की हत्या की खबर आती है, तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं होता है, सवाल वहाँ की व्यवस्था का होता है। अपने अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा देने में नाकाम इस घटिया मुल्क की सिर्फ और सिर्फ वो नाकामी नजर आती है। अब आगे बढ़ रही हूं, पाठशाला में मॉरल साइंस की क्लास आपके सामने रखूं। ये क्लास आज बहुत जरूरी है। आज की क्लास सीधे हमारे और आपके चरित्र, हमारी ईमानदारी, हमारे सिविक सेंस पर है। और यकीन मानिए, आज इस क्लास की जरूरत देश को सबसे ज्यादा है। हम अक्सर कहते हैं कि शिक्षा इंसान को सभ्य बना देती है ना, तमीज सिखाती है। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे से आंकड़े निकलकर ऐसे आए कि हमें शर्मिंदा कर दे, तो इस लाइन से भरोसा डगमगा जाता है। बात सिर्फ ट्रेन की नहीं है। इस मॉरल साइंस की क्लास में सबसे पहले आईना उन लोगों को दिखाना जरूरी है जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल्स में भी रुकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहानी कह रही हूं, कौन से पहेली बुझा रही हूं, सोच रहे हैं ना? देखिए, बड़े बड़े होटल्स के कमरे में लोग चाय कॉफी के पाउच और साबुन तो छोड़िए, तौलिए, हेयर ड्रायर, बेडशीट, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स, यहां तक कि बाथरूम के नल तक खोलकर अपने सूटकेस में डाल ले रहे हैं। ये कौन लोग हैं? कोई गरीब या बेबस नहीं है, ये रईस हैं जो खुद को क्लास 1 समझने वाले हैं, जो महंगे होटल्स और ट्रेन के AC डब्बों में सफर करते हैं, लेकिन जैसे ही होटल का कमरा छोड़ते हैं या ट्रेन का सफर खत्म होना हो, ये क्लास लेस हो जाती है। तमीज घुटनों पर आकर दम तोड़ देती है। जब आप AC डब्बे में बैठते हैं तो आपको क्या मिलता है? 2 चादर मिलती है, एक कंबल, एक तकिया, पिलो कवर, एक फेस टॉवल। सब कुछ आपकी सेवा में हाजिर होता है। लेकिन सफर खत्म होते होते कुछ लोग इस सेवा को अपना गिफ्ट मान लेते हैं।
आरटीआई के तहत जो जानकारी सामने आई है उससे पता चला है कि हर 1000 यात्रियों में से एक यात्री ऐसा होता है जो उतरते वक्त रेलवे का कोई ना कोई सामान अपने बैग में या पॉकेट में समेट लेता है। 2022 से 25 के बीच चोरी की घटनाओं में 56% का इजाफा हुआ है। यह आंकड़े रेलवे के सभी 69 में से 54 डिवीजन का है। अब आप सोचेंगे एक आध टॉवल से क्या ही फर्क पड़ता है। आंकड़ों को समझिए, आप झटका खा जाएंगे। जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच रेलवे के कोच से कम 1,27,00,000 बेड रोल के आइटम चोरी हो गए हैं। कितने? 1,27,00,000। और इस चोरी की वजह से रेलवे और ठेकेदारों को कितना नुकसान हुआ जानते हैं? 104,51,00,000 रुपए का चूना लग गया है। सोचिए। और लोग सबसे ज्यादा क्या ले जाते हैं पता है? एक तो फेस टॉवल, छोटा होता है, जल्दी समेटा निकल लिए। करीब 46 लाख से ज्यादा फेस टॉवल गायब हुए। दूसरे नंबर पर बताऊं क्या है? बेडशीट। हाँ, पर्चा लीक। 41 लाख से ज्यादा चादरें लोग घर ले जाते हैं। 23 लाख से ज्यादा पिलो कवर, 13 लाख कंबल, लगभग 3 लाख तकिए। देखिए आप जरा, लिनन चोरी हो जाता है। और ये लिनन चोरी करने के मामले में बीकानेर सबसे टॉप पर है। हुक्म कहीं कर रहे हो आप? राजस्थान, जहां 25,76,000 आइटम गायब हो गए। रांची, दिल्ली, मुंबई, इसके बाद नंबर आ रहा है इनका। और इसका सबसे दुखद पहलू जानते हैं क्या है? रेल मंत्रालय कह रहा है सामान की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होती है, और इन ठेकेदारों के जो कोच अटेंडेंट्स होते हैं, जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, इस चोरी की भरपाई इन बेचारों से की जाती है। इनकी सैलरी से काट दिया जाता है। रेलवे बोर्ड का नियम यह कहता है कि अगर सामान गायब हुआ तो उसकी उम्र के हिसाब से पूरी या आधी कीमत वसूली जाएगी। मतलब कितना पुराना सामान है या कितना नया सामान है। ये आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि खुद रेल मंत्री ने कहा कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर बेडरोल चोरी रोकने के लिए एक नया और मजबूत सिस्टम लाया जाएगा। हालांकि ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा हमें तो नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। आंकड़े गवाह है कि ट्रेन में सफर करने वाले हर 1000 यात्रियों में से 999 यात्री पूरी तरह से ईमानदार हैं।